हेलो बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से प्रॉब्लम जेईई मेंस, एडवांस या नीट में ज़रूर आती हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ उस टॉपिक की। वो टॉपिक है क्या? देखो, केमिकल काइनेटिक्स के इंट्रोडक्शन में या उसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, जो रिएक्शन की रेट को बताती है। एंड उसके बाद हमने पढ़ा था फैक्टर इफेक्टिंग, जो रिएक्शन की रेट को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट और थर्ड क्या था? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कैसे हुई है। हम आज उसी पॉइंट पे बात करने वाले हैं, रिएक्शन कैसे हुई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को आप। चलो, आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब क्या है, रिएक्शन को आपने बताया था कि 2 टाइप की होती है हमारी रिएक्शन की रेट। कौन कौन सी होती है? टाइप्स ऑफ जो रिएक्शन थे हमारे, एक था सिंपल रिएक्शन और एक हमारा था कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। चलो पहले हम चलते हैं सिंपल रिएक्शन की तरफ। सिंपल रिएक्शन, जिसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। सिंपल रिएक्शन भी बोल सकते हो और एलिमेंट्री रिएक्शन भी आप बोल सकते हो। ये वो रिएक्शन होती थी जो एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, A + B गिव्स AB। एक स्टेप में ही रिएक्शन खत्म हो गई, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है। चलो, हमारा कुछ ऐसा हुआ, ये रिएक्शन थी, यहां से A + B, ये रिएक्टेंट है, कन्वर्ट हो गए किसमें? AB में। ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट, और ये हमारे क्या है? रिएक्टेंट। इसके अंदर आती है ट्रांजिशन स्टेट। ओके, ये हम एक लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं, ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, ये ग्राफ वगैरह हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आप इस रिएक्शन के लिए रेट लो लिखते हैं तो रेट लो क्या आएगा? रेट इक्वल्स टू जो यहाँ पे आपने रिएक्टेंट में लिए हैं सेम वही हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और जो भी कोफिशिएंट इसके आगे है वही कोफिशिएंट इसकी पावर में चला जाएगा। एलिमेंट्री रिएक्शन में जो कोफिशिएंट होते हैं वही हमारे पावर में जाते हैं, बट कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, हम वो भी आज डिस्कस करने वाले हैं। चलो, इसके लिए ऑर्डर क्या होता है? अब ऑर्डर आप जानते हैं, ऑर्डर होता है पावर का सम। 1 + 1 मीन्स यहाँ पे जो ऑर्डर आ गया वो क्या आ गया है? 2। तो ये हुई सिंपल रिएक्शन जो एक स्टेप में कंप्लीट हो गई है, जिसके अंदर कोई इंटरमीडिएट नहीं बना। जो कोफिशिएंट आगे हैं वही पावर में जाएंगे, और पावर का सम ही क्या होता है? ऑर्डर। खत्म करते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन को। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है? ये वो रिएक्शन है जो एक से ज्यादा स्टेप, मे बी 2, मे बी 3, मे बी उससे ज्यादा, बट एक स्टेप में नहीं होगी, एक से ज्यादा में होगी। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती है जो मल्टीपल स्टेप्स में या फिर सेवरल स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं। जैसे कि A + B gives AB। नेक्स्ट, AB + B gives AB2। ओके, नेक्स्ट, AB2 + B gives AB3। फाइनली हमें AB3 बनाना था। तो ये जो रिएक्शन हुई ये हुई 3 स्टेप में। स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड। तो आपको एक चीज तो समझ में यहाँ पे आ गई होगी कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती हैं जो मोर देन 1 स्टेप में कंप्लीट होती हैं। उसके बाद आपको क्या समझना है, इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट जरूर बनेगा। ओके, नेक्स्ट आपको क्या समझना है, इस रिएक्शन में डिफरेंट स्टेप्स हैं, तो इनकी जो रेट है वो किसी की स्लो हो सकती है या फिर फास्ट हो सकती है। ओके, अब हमें नहीं पता किसकी स्लो है किसकी फास्ट है, बट कुछ देर के बाद हम देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि मान लिया फर्स्ट की स्लो है। वो मैं बता दूंगा कि कैसे आप बता पाएंगे, वो भी आपको मैं क्लियर करूंगा। तो मान लिया ये स्टेप स्लो है। अब आपको क्या याद रखना है, इस रिएक्शन में जो हमारी केमिकल काइनेटिक्स में जो रेट लिखी जाएगी वो स्लो स्टेप पे डिपेंड करेगी। इसका मतलब ये हुआ जो स्टेप स्लो है वही स्टेप हमारा होगा RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये हमारा जो स्टेप है वो क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसके ऊपर रेट लो डिपेंड करेगा। ओके, याद रहे, सिंपल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी आप बता सकते हैं, बट
आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मोलिकुलरिटी नहीं बता सकते, ये डिफाइन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें रिएक्शन क्या हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स में हो रही है। चलो अब आपको ये तो समझ में आ ही गया है कि यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही है, एक से ज्यादा स्टेप में। बट अब प्रॉब्लम क्या है, इनमें से किसके ऊपर डिपेंड करेगी, हमने कहा स्लो पे डिपेंड करेगी। अब हमारा डाउट है, हमें क्या पता कि इनमें से कौन सा स्टेप स्लो है। चलो अब हम उसकी तरफ चलते हैं, क्लियर करते हैं। आई होप आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। सुनो, मान लो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए आपने एक ग्राफ प्लॉट किया। इस ग्राफ में आपने कुछ ऐसा बनाया, ओके। अब ये क्या बनाया है मैं वो आपको बता रहा हूं। ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। अब ये जो बीच में जो टॉप पे आती हैं ये है ट्रांजिशन स्टेट, ये फर्स्ट है। ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये सेकंड है, और ये जो ट्रांजिशन स्टेट है वो थर्ड है, ओके। अब क्या है, ये बीच में क्या बना, इंटरमीडिएट फर्स्ट, ये क्या है, इंटरमीडिएट सेकंड। ये हमारा रिएक्टेंट था और ये हमारा प्रोडक्ट है। रिएक्शन हुई, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड। हमारी रिएक्शन हुई है यहाँ पे 3 स्टेप में। इसका मतलब ये हुआ, अब आपको देखना पड़ेगा इनमें से कौन सा स्टेप स्लो स्टेप है। चलो अब वो मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या है, एक काम करते हैं, यहाँ से देखते हैं हम, ये एनर्जी है रिएक्टेंट की यहाँ पे। अब आप देखो ये जो एनर्जी थी, मैंने आपको बताया था कि ये जो एनर्जी है ये क्या है, रिएक्टेंट के पास तो इतनी एनर्जी है, इसको कन्वर्ट होने के लिए ये एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। इस एनर्जी को क्या बोलते थे, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये हुई एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट, ये हुई एक्टिवेशन एनर्जी सेकंड, और ये हुई एक्टिवेशन एनर्जी थर्ड। आपको यहां पे क्लियरली दिख रहा होगा कि EA3 में बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। इसका मतलब रिएक्शन को करवाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी हीट की फॉर्म में या किसी अनदर फॉर्म में हमें देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, और जिस केस में एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है आप समझ जाएंगे वो स्टेप क्या होगा, स्लो स्टेप होगा। मीन्स स्टेप थर्ड क्या है, स्लो स्टेप है, और जो स्लो स्टेप है वही क्या है, RDS। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये क्या है, सबसे स्लो है, ये उससे फास्ट है, और ये उससे फास्ट है। मीन्स जो EA3 है वो सबसे स्लो, EA2 उससे फास्ट, और EA1 सबसे फास्ट। क्योंकि EA1 बहुत कम है, हल्की सी एनर्जी देंगे और रिएक्शन हो जाएगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में ज़्यादा देंगे, टाइम लगाएगी। नेक्स्ट में और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मीन्स रिएक्शन में और ज़्यादा टाइम लगेगा। अब आप शायद फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन सा स्टेप स्लो स्टेप है। तो ये जो स्टेप हुआ ये क्या हुआ, हमारा स्लो स्टेप हुआ, और स्लो स्टेप ही क्या होता है, RDS। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, कैसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखा जाए। क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में जो थर्ड जो हमारा पार्ट था वो था उसका मैकेनिज्म, रिएक्शन कैसे हुई है। अब मैं बात कर रहा हूं मैकेनिज्म की। चलो ठीक है, ध्यान देंगे और समझेंगे। पहले मैं एक बेसिक एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद हम केमिस्ट्री की फॉर्म में अपने कुछ एग्जांपल्स लेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखो एग्जांपल हमने लिया, A+2B gives AB2। ये हमारी रिएक्शन है जिसमें क्या है, A+B gives AB2। बट ये रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में नहीं हुई है, ये हुई है 2 स्टेप में। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा इसका मैकेनिज्म। वो कैसे है, A+B gives AB। नेक्स्ट क्या है, AB plus B gives AB2। अब आप सोचेंगे यहाँ पे रिवर्सिबल कैसे आ गया है। देखो क्या है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट हमें दिख रहा है और ये हमें रिएक्टेंट दिख रहे हैं। ए बी तो हमें रिएक्शन में कहीं नजर नहीं आ रहा है, फिर ए बी कहाँ से आ गया। ये ए बी इंटरमीडिएट है जो रिएक्शन में कभी भी नहीं दिखता है, बट रिएक्शन होती है तो उसके अंदर जरूर बनता है। तो ये हमारा हुआ इंटरमीडिएट। और याद रहे ये रिएक्शन में आता है बट
रेट लो तब लिखेंगे, उसमें ये कभी भी नहीं लिखा जाएगा। अगर आ भी गया है, लिखा भी गया है, तो हम इसकी वैल्यू कुछ और पुटअप कर देंगे। चलो मैं आपको वो भी क्लियर करता हूं। अब ये हो गया हमारा स्टेप फर्स्ट, ये हो गया हमारा स्टेप सेकंड। अब हम बात करते हैं इनमें से, मान लिया ये स्लो है ना, और ये फास्ट है, मान लिया, ये भी मानेंगे, इसको भी मानेंगे नेक्स्ट केस में। ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई, ए बी से ए बी कट गया, कुछ और तो नहीं कट रहा है ना, क्योंकि क्रॉस में ऐसे कट करते हैं हम। देन क्या हो गया है, ए बी यहाँ पे कितने हैं 2 गिव्स ए बी 2। वही रिएक्शन मिलनी चाहिए जो हमारी मेन रिएक्शन है। चलो अब हमें समझ में आ गया है, इसमें ये स्टेप स्लो है तो ये हो जाएगा आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। चलो अब रेट लो हम इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो रेट लो इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो क्या आएगा, रेट इक्वल्स टू के कांस्टेंट ए, और यहां पे क्या आ जाएगा बी। यहां पे कोफिशिएंट क्या है 1, यहां पे कोफिशिएंट क्या है 1, और 1 1 मीन्स यहाँ पे जो ऑर्डर आया वो क्या आया 1 + 1 वो हो गया है 2। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि ए बी रिएक्शन में था, बी भी रिएक्शन में था, इसीलिए हमें यहाँ पे किसी की वैल्यू पुटअप नहीं करनी पड़ी। बट प्रॉब्लम कब आएगी, कब हमें समझने की जरूरत पड़ेगी, अब मैं वो केस बता रहा हूँ। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, वो केस भी आपको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, फिर हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। सुनो, मान लिया अब हम क्या करते हैं, ये जो स्टेप है इसको फास्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट केस ले रहे हैं, और ये जो स्टेप है इसको हम स्लो लिख लेते हैं। ओके, मानने को कुछ भी मान सकते हैं, ये हमने स्लो माना था, ये फास्ट माना था, अब ये फास्ट ये स्लो, केवल समझाने के लिए कि अगर ऐसा केस आया तो आपको क्या करना है। ओके, चलो रिएक्शन यही रहेगी, सब कुछ यही है, बट यहां पे जो रेट अब हम लिखेंगे ये हमारा क्या हो गया है आरडीएस। अब हम रेट जो मेंशन करेंगे वो इसके अकॉर्डिंग करेंगे। देन क्या हो गया है, रेट इक्वल्स टू व्हाट ए बी, यहां पे हमारा आ गया है ए बी, और ये क्या है बी। अब रेट इक्वल्स टू के ए बी इंटू बी। अब हम चेक करेंगे क्या रिएक्शन में, मेन रिएक्शन में कहीं पे ए बी है, नहीं है, बी है, हाँ बी तो है, क्या ए बी है, नहीं है। इसका मतलब आपको ए बी की वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी। अब ए बी की वैल्यू को पुटअप करने के मैं दो तरीके आपको समझा रहा हूं। एक तो वो जो आप इंस्टेंट किसी भी मेंस, एडवांस या नीट के एग्जाम में पुटअप करके सोल्व कर सकते हैं, एक वो अगर आपके बोर्ड में आता है तो आप उसको सोल्व करके दिखाएंगे। सुनो, देखो क्या है, ए बी हमने देखा यहाँ पे ए बी है, ए बी क्या है रिवर्सिबल, रिवर्सिबल रिएक्शन से हमें उठाना पड़ेगा। ए बी से क्या बन रहा है ए बी, मीन्स ए बी की वैल्यू क्या है ए बी। आप पुटअप कर सकते हैं इसकी वैल्यू, मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। रेट इक्वल्स टू के, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई है ए, और क्या आ गई है बी। आपने वैल्यू को डायरेक्ट ही पुटअप कर दिया, और ये बी तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। देन अब हमारा क्या हो गया है, रेट इक्वल्स टू व्हाट के ए, और यहां पे बी, बी की पावर क्या हो गई है 2, मीन्स हमारा जो ऑर्डर आया है वो क्या आया है 1 + 2, मीन्स हमारा ऑर्डर आया है 3। अब क्या ये वैल्यू पुटअप करना सही है या नहीं है, अब मैं बता रहा हूं। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तब आपको कैसे करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप डायरेक्ट वैल्यू उठा के पुटअप कर देना, आपका बिल्कुल एग्जैक्ट और एक्यूरेट आंसर आएगा। बट अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अगर इसको सोल्व करना है तब आप कैसे करेंगे, सुनो। अब क्या करते हैं, अब हम ए बी की वैल्यू को कैसे पुटअप करेंगे मैं वो आपको क्लियर कर रहा हूं। सुनो, अब क्या हो रहा है, हमें ये कुछ ऐसे पुटअप करना पड़ेगा। कैसे, मान लिया यहां पे, इसको अब हटा दो, हमने इस रिएक्शन को लिया, ये रिएक्शन फॉरवर्ड है और ये रिएक्शन बैकवर्ड है, के फॉरवर्ड के बैकवर्ड। अब आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा होगा, इसके लिए मैं इक्विलिब्रियम लिख सकता हूं क्योंकि इक्विलिब्रियम है इसमें। तो इक्विलिब्रियम जो आएगा वो क्या आएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, मींस हमारा यहां पे आया ए बी अपॉन व्हाट ए बी। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि इक्विलिब्रियम से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए बी की वैल्यू निकालेंगे। चलो
अब हमें दिख रहा है ए बी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो ए बी की वैल्यू निकालने के लिए इसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स ए बी की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, के इक्विलिब्रियम ए बी। अब इस ए बी की वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, क्या आया हमारा, रेट इक्वल्स टू के, ए बी की जगह पे क्या आया हमारा, के इक्विलिब्रियम, और क्या आया है ए, और क्या है बी, और ये बी यहां पे है। ओके, अब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अनदर कांस्टेंट, वो तो वहां पे लिखा हुआ होगा। तो यहां पे जो हमारी रेट जो फाइनल जो हमारी आई वो क्या आ गई, रेट इक्वल्स टू न्यू इक्विलिब्रियम। ओके, वहां पे हमने के लिखा था, यहाँ पे अब हमें पता भी लग गया है। अगर आपको एक्यूरेट बताना है तो आप इसी मेथड से बता पाएंगे, के इक्विलिब्रियम, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। के इक्विलिब्रियम और के को मल्टीप्लाई किया तो के डैश, अनदर कांस्टेंट आ गया है, और यहाँ पे क्या आ गया, ए बी बी, बी की पावर 2, मीन्स ऑर्डर क्या हो गया है 1 + 2 3। हमसे तो ऑर्डर पूछा जाएगा एग्जाम में, हमसे कांस्टेंट थोड़ी ना पूछा जाएगा। कहीं आप ये सोच रहे हो वहां पे तो सर के था, यहाँ पे के डैश है, आपसे ऑर्डर पूछा गया है। ऑर्डर में इसका कोई रोल ही नहीं है, आपको तो पावर का सम करना है। आप इजीली बता पाएंगे, विद इन सेकंड आप उस प्रॉब्लम को कर पाएंगे। अदरवाइज आपको पहले इक्विलिब्रियम से उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, देन आप उसको सोल्व कर पाएंगे। ये मेथड भी अच्छा है, और अगर आपको डायरेक्ट बताना है तो आप वो मेथड यूज करें। मैं दोनों मेथड आपको बताऊंगा, दोनों मेथड आपको फॉलो करने हैं। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे, आप प्रॉब्लम को डायरेक्ट कर पाएंगे। अब मैं 2 एग्जांपल और लेने वाला हूं, जिससे आपकी क्लियरिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। चलो अब हम बात करते हैं ओजोन के लिए, और यहां पे एक पॉइंट मैं और आपको क्लियर करूंगा नेगेटिव ऑर्डर के लिए। अब हम बात करते हैं ओजोन के लिए। अब ओजोन में क्या होता है, हमने मेन रिएक्शन जो देखी वो क्या है, O3 डिसोसिएट होती है, डिप्लीट हो जाती है 3O2 में। ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता रहता है, वो आपको पता होगा। चलो अब क्या है, हमारी जो O3 है वो डिप्लीट होके क्या बन रही है, O2। अब रिएक्शन में मैकेनिज्म पे चलते हैं, जिससे हमें चीजें क्लियर होंगी। क्या ये एक स्टेप में हुआ है या मल्टीपल स्टेप्स में हुआ है? मैं आपको बता दूं ये काम मल्टीपल स्टेप में हुआ है। स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ है, आपका जो O3 है वो टूट गया है, किसमें, O2 + O में। ये स्टेप फर्स्ट है। अब बात करते हैं स्टेप सेकंड की। स्टेप सेकंड में क्या हुआ है, आपका जो O3 है, ये जो O आया, O और O3, इन दोनों की वजह से ये क्या हो गया है 2O2। ये स्टेप सेकंड है। अब मैं आपको बता दूं ये स्टेप फास्ट है और ये स्टेप स्लो है। अब हमें ओवरऑल रिएक्शन करके तो देखनी है क्या हमने सही लिखा है या गलत लिखा है। चलो अब क्या है, यहां पे अगर देखेंगे तो ये O इंटरमीडिएट है, रिएक्शन में तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा, इसका मतलब ये इंटरमीडिएट है, रिएक्शन में आएगा और उसी के अंदर क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। चलो अब देखते हैं O3 मींस हो गया 2O3 गिव्स व्हाट, यहां पे हमारा क्या है 2O2 मींस क्या हो गया है 3O2, और बाकी कुछ हमारा यहाँ पे बचा ही नहीं। तो ये स्टेप हो गया हमारा स्लो, और ये स्टेप आपको पता होगा रिवर्सिबल है। कैसे, O3 टूटती रहती है O2 + O में, और ये वापस जुड़ के क्या बनती रहती है O3, ओजोन डिप्लीट भी होती रहती है और फॉर्म भी होती रहती है। ये स्टेप हो गया हमारा क्या हो गया है, रिवर्सिबल हो गया है, और ये स्टेप हमारा क्या हो गया है, इरिवर्सिबल हो गया है। अब हम बात करते हैं जो स्टेप स्लो है वही क्या होगा हमारा RDS। ये स्टेप हमारा क्या हुआ, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब अगर हमें रेट लिखना है, देन रेट कैसे लिखेंगे, रेट इक्वल्स टू व्हाट, के O3। अब हमने देखा क्या जो हमने रेट लिखा है वो जो यहाँ पे आपके कोफिशिएंट हैं, जो यहाँ पे आपने एलिमेंट्स लिए हैं, क्या वो उसमें है? हमने देखा O तो कहीं नजर नहीं आ रहा, हाँ O3 है, O कहीं नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब O क्या है, इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट हम रेट लो में नहीं लिखेंगे। अब हमें इसकी वैल्यू को पुटअप करना है। चलो अब इसकी वैल्यू को पुटअप कैसे किया जाए वो मैं आपको बताता हूं। देखो अगर आप यहां से बताना चाहें तो बता भी सकते हैं। O की वैल्यू बतानी है तो आप क्या कर सकते हैं, इस O2 को यहां पे ले सकते हैं, इसके नीचे ले सकते हैं, डिवाइड में कर सकते हैं। मींस यहां से आप रेट डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे, के, ये मैं सिखा रहा हूं आपको डायरेक्ट लिखना, और ये आएगा प्रैक्टिस से। तो रेट के, O की वैल्यू क्या आएगी
O2 को O3 के नीचे ले लिया, मीन्स आपकी आ गई O3/O2। आई होप समझ में आया होगा। O की वैल्यू पुटअप करनी है ना, तो O3 के नीचे क्या ले लिया, O2, और एक O3 ऑलरेडी है। इसका मतलब क्या हुआ, O3 की पावर क्या हो जाएगी, 2, रेट इक्वल्स टू K O3 की पावर 2 और अपॉन क्या हो जाएगा, O2। ये हो गया है हमारा डायरेक्ट मेथड, जिससे आप डायरेक्ट आंसर बता पाएंगे। बट अगर आपको मैकेनिज्म से बताना है कि कैसे रिएक्शन हुई है और मैंने वैल्यू कहाँ से पुटअप की है, तो मैं वो आपको बता रहा हूँ। सुनो, अब क्या किया आपने, चलो इसको अब हम हटा देते हैं। ये तो हमारा हो गया है डायरेक्ट मेथड। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव में हैं, जिनको टाइम बचाना है, वो यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आपको देखो क्या करना पड़ा यहाँ पे, आप यहाँ पे चले गए, क्योंकि रिवर्सिबल जो स्टेप होता है उससे आप इक्विलिब्रियम की हेल्प से उस वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे। इसके लिए इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे, सोचो कि इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू व्हाट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। क्या आया, O2 O अपॉन व्हाट, O3, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। वही बनेगा, आपको नजर आएगा कि हाँ वही हो रहा है। चलो अब यहां से हमें तो O निकालना है ना, क्योंकि O की वैल्यू पुटअप करनी है, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। तो यहां से जो O आया वो क्या आया है हमारा, K इक्विलिब्रियम O3 डिवाइडेड बाय व्हाट, O2। ओके, अब हमें इस O की वैल्यू को यहां पे पुटअप करना है। देन क्या हो जाएगा, रेट इक्वल्स टू K, O की वैल्यू क्या आ गई है, K इक्विलिब्रियम O3 बाय O2, और एक O3 ऑलरेडी था। अगर आप देखेंगे तो हमारा सेम वही बन गया है, रेट इक्वल्स टू K, अनदर कांस्टेंट आ गया है, दोनों को मल्टीप्लाई करके O3 की पावर क्या हो गया है, 2 हो गया है, और नीचे क्या आ गया है, O2 आ गया है। मीन्स वही आ गया है जो हमारा पहले हमने डायरेक्ट निकाला था। अब मैं आपको यहाँ से एक और अच्छी चीज़ बता रहा हूँ जो आपको समझनी है। मैंने आपको डायरेक्ट भी बता दिया है, मैंने आपको उसके मैकेनिज्म से भी बता दिया कि आप उसको सोल्व कैसे कर पाएंगे। ओके, अब यहाँ पे मैं ऑर्डर की बात करता हूँ, जहाँ से आपको एक प्रॉब्लम और समझ में आएगी, और वो है नेगेटिव ऑर्डर। अब क्या है, अगर हम बात कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, अगर आपको ऑर्डर लिखना है, आपसे पूछा जाएगा ऑर्डर क्या है, आप बोलेंगे O3 के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो क्या है, 2, क्योंकि जो पावर है वही क्या होगा, ऑर्डर। O2 के रिस्पेक्ट में क्या है, O2 की पावर तो क्या है यहां पे, अगर आप बात करेंगे ये तो नीचे है, अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हम ऐसे लिख पाएंगे, रेट इक्वल्स टू K डैश O3 की पावर 2 और O2 की पावर क्या होगी, -1, क्योंकि ये ऊपर चला गया है। तो O2 के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर आया वो क्या आया, -1। मीन्स ये हो गया है नेगेटिव ऑर्डर का एग्जाम्पल। ओवरऑल नेगेटिव बात नहीं हो रही है, ओवरऑल तो आप देखेंगे तो ओवरऑल तो क्या आ रहा है हमारा, 2 - 1 1 आ रहा है। हम बात नहीं कर रहे हैं ओवरऑल की, हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। अगर आप इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो नेगेटिव है, रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या किसी भी रेट लो के अंदर किसी भी एक एलिमेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाई जाए और रेट क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऑर्डर। तो O2 के रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया है, नेगेटिव ऑर्डर का एग्जाम्पल हो गया है, क्योंकि बहुत कम एग्जाम्पल दिए हुए हैं नेगेटिव ऑर्डर के लिए। तो ये एग्जाम्पल आप याद रखेंगे कि ओजोन में जो डिप्लीशन हो रहा है उसके लिए जो O2 की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल और समझा रहा हूं, उसमें भी सेम यही फंडा है और वो भी हमें अच्छे से क्लियर करना है। चलो लास्ट एग्जांपल है हमारा, उसके बाद मेरी तरफ से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो फंडा है वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। चलो अब हमने क्या किया, हमने ले लिया एक ऑर्गेनिक रिएक्शन को, CHCl3 + Cl2, ये हमारी है मेन रिएक्शन, CCl4 + HCl। ओके, यहाँ से एक Cl अंदर चला गया, एक H उसके बाहर चला गया। बट इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो क्या है, सुनेंगे आप। सबसे पहले Cl2 टूटेगा, 2Cl
फ्री रेडिकल में। ओके, Cl टूट गया फ्री रेडिकल में, ये स्टेप फास्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, ये जो CHCl3 है ये एक फ्री रेडिकल के साथ मिलके यहां से ये बना देगा CCl3 और इस Cl ने इसका H ले लिया, HCl। अब ये जो स्टेप है ये है स्लो। अब एक और स्टेप बचा हुआ है, वो क्या बचा हुआ है कि जो CCl3 है, ये CCl3 थोड़ी ना रहेगा, एक Cl और भी, दो थे ना, एक और बचा हुआ है, ये इसके साथ मिलके क्या बन गया CCl4। ये स्टेप भी फास्ट है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे दो स्टेप स्लो हो जाए, ऐसा नहीं हुआ है, ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है जिसमें दो स्टेप सेम रेट से हो रहे हो, नहीं, एक स्टेप हमेशा स्लो रेट से चलता है, कुछ न कुछ डिफरेंस जरूर मिलता है। चलो सुनो फिर, अब यहाँ पे जो जो हमारे क्या है डुप्लीकेशन है, आप उनको हटा सकते हो और उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। जैसे कि 2Cl से 2Cl चला गया, ओके, CCl3 से CCl3 चला गया, बचा क्या CHCl3 प्लस Cl2, ओके, gives what CCl4 प्लस HCl। इसका मतलब हमें ये क्लियर हो गया है कि रिएक्शन हमारी बिल्कुल सही है। ओके, अब हम बात करते हैं कि रेट किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लिखें, यहाँ से लिखें, यहाँ से लिखें या यहाँ से लिखें, वो आपको बताए कि जो स्टेप हमारा स्लो होगा वही हमारा क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये हमारा जो स्टेप है वो क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो हम इसके ऊपर चलते हैं। चलो, अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम रेट लिखेंगे तो रेट क्या आ गई है, रेट इक्वल्स टू व्हाट के CHCl3 और क्या Cl फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल होता है मतलब कि किसी के ऊपर एक ओड इलेक्ट्रॉन अगर आपको दिख रहा है वो आपको फ्री रेडिकल ही एक्सप्लेन करता है। तो ये हमारा यहाँ पे जो हुआ है वो क्या है, फ्री रेडिकल। अब हम बात करते हैं कि हमारा यहाँ पे जो ये CHCl3 है ये तो हमारी रिएक्शन में, मेन रिएक्शन में है, बट जो Cl फ्री रेडिकल है वो नहीं है। इसका मतलब जो Cl फ्री रेडिकल है वो क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है। अब हमें इसकी वैल्यू को पुटअप करना पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू को पुटअप करने के लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा। अब इसके लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है। कैसे लिखा जाएगा, प्रोडक्ट की पावर व्हाट 2 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट Cl2। अब क्या करेंगे, इस Cl2 को यहां पे ले लेंगे, ठीक है। तो यहां पे हमारा क्या हुआ, K इक्विलिब्रियम Cl2 इक्वल्स टू Cl फ्री रेडिकल की पावर 2। बट हमें याद रखना है यहाँ पे तो Cl फ्री रेडिकल है, पावर वहां पे 2 है, यहाँ पे तो 1 है, इसीलिए इस 2 को हम इधर ले लेते हैं। मीन्स ये क्या हो जाएगा, इनकी पावर व्हाट हाफ। ओके, इधर लेके आएंगे तो रूट हो जाएगा और रूट को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ। ओके, ये आ गया Cl फ्री रेडिकल। हमें तो Cl फ्री रेडिकल चाहिए था, इसीलिए हमने Cl फ्री रेडिकल को लिया। अब इस Cl फ्री रेडिकल की वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करवा देते हैं। देन क्या आया, रेट इक्वल्स टू व्हाट K, यहाँ पे क्या है K इक्विलिब्रियम और क्या है हमारा CHCl3 और यहाँ से क्या आ गया Cl2 की पावर हाफ। अब अगर ऑर्डर हमसे पूछता है तो ऑर्डर क्या आएगा हमारा, ऑर्डर इक्वल्स टू 1 प्लस हाफ। मीन्स हमारा जो ऑर्डर आ गया है वो आ गया है 3/2। अगर हम रिएक्शन को देखते तो हमारा ऑर्डर 3/2 नहीं होता। कैसे, यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है 1, यहाँ पे क्या है 1, क्योंकि आगे कोफिशिएंट क्या है 1 1, इसका मतलब ऑर्डर क्या आना चाहिए 2, बट एक्चुअल जो ऑर्डर है वो क्या है 3/2। ये हुआ हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मैकेनिज्म, आप रिएक्शन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ओके, या फिर आप इक्विलिब्रियम की हेल्प लेके फिर इसको सोल्व कर सकते हैं। आपको हमेशा रिएक्शन में इक्विलिब्रियम दिया हुआ होगा, क्यों, रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट से वापस रिएक्टेंट बन सकता है, बट इंटरमीडिएट के बाद अगर प्रोडक्ट बन जाता है तो फिर वापस रिएक्शन रिवर्स नहीं होती है। ये हमेशा आपकी प्रॉब्लम में ये स्टेप दिया हुआ होगा, उसी की हेल्प से आप ये निकाल पाएंगे, अदरवाइज आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। और ये चीज़ आपको याद रहे, आपको डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे Cl हमें 1 चाहिए था, ओके, तो Cl2 की क्या कर देते वहाँ पे, पावर हाफ कर देते हैं। हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं ना Cl2 की पावर हाफ। आप डायरेक्ट सोल्व करना चाहे कर सकते हैं, बट उससे पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप सोल्व कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप
प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो और आप प्रॉब्लम को करने बैठे हो, तो मैं तो ये बोलूँगा पहले आप ऐसे सोल्व करें, धीरे धीरे आपको एक आइडिया मिल जाएगा और उससे आप इजीली कर पाएंगे। तो ये हुआ हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का फंडा और ये उसके मैकेनिज्म। अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से देख लेते हो और कुछ प्रैक्टिस और आप कर लेते हो, और भी आपको रिएक्शन मिल जाएंगी जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, आई होप आपकी सभी प्रॉब्लम हो जाएंगी। ओके, थैंक यू।